हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आपके चेहरों पे मुस्कान होगी और ईश्वर यूं ही आपके चेहरों पे मुस्कान को बनाए रखे। थर्ड पेपर साइंस एंड टेक का यह लेक्चर है जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी पढ़ने वाले हैं। एमपीपीएससी मेंस के बच्चे इसे देखेंगे ही, जरूर देखें, मतलब उनके ही लिए बनाया गया लेक्चर है। दूसरी बात, एमपीपीएससी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसे देखें और कोशिश करें। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि टर्म्स जितनी हो सके उतनी इंग्लिश में यूज़ करूं, और कुछ अगर होता है तो वो थोड़ा सा इसको अपने लेवल पे तैयार करें। प्री वाले देख सकते हैं अगर देखना वो चाहे तो, कुछ शब्द कुछ प्री के अकॉर्डिंग जो है वो डाटा उन्हें मिल सकता है, और बाकी सब अपने अपने अकॉर्डिंग इसे देख सकते हैं। करना कुछ नहीं है, कान में अपने में ईयरफोन लगा लीजिए, कोई भी आप जो है वो घर में पकड़ लीजिए। हो सकता है 1 घंटे का, 20 मिनट का, 2 घंटे का लेक्चर बने, और एक रजिस्टर रखेंगे साथ में, पेपर थर्ड, जिसमें आपने क्लोनिंग को लिखा हुआ है। अगला टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी, और एक कोई सी भी बुक, कोई से भी नोट्स कुछ खोल के रख लें, ताकि अगर मैं कभी भी कुछ टॉपिक से भटकूं या इधर उधर की चीज़ें करूं तो आप उस टॉपिक में सदे रहें, बने रहें। मैं वैसे तो पूरा ही पढ़ाने वाला हूं, फिर भी आप किताब पास में रखें जिससे आपको एकदम ऐसा ना लगे। और एक दूसरी महत्वपूर्ण काम है रिस्क। रिस्क का ये है कि आप कुछ भी ना करें, आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का वीडियो शुरू कर दें और कान में ईयरफोन लगा के और बैठ जाएं। और मैं पूरी कोशिश वही करने वाला हूं कि आज आप बिना लीड पेन कागज पत्थर कुछ भी ना हो आपके हाथ में, पूरी जो मेरी बातें हैं वो आपके दिमाग में जाके घर कर जाए। लेकिन उससे होगा यह है कि आप सीख तो सब जाओगे पर परीक्षा में आप घबरा जाओगे। तो आप नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं। और कुछ बंदे जो थोड़े से मतलब आज लेना चाहते हैं मजा लेक्चर का, वो सिर्फ और सिर्फ सुने दूर बैठ के, पूरा आपके कानों के द्वारा आपके हृदय को स्पर्श करेगा और आप लोग सीख जाओगे। और बार बार ऐसे प्रयोग करते हुए आप लोग एक वो वाली भी कला विकसित कर लोगे कि जिसे हम सुन के सीखने वाली बात कहते हैं। उसका शब्द है संस्कृत में कुछ, भूल रहा हूं मैं। शुरू करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी लिखना है। तो जो बंदे नोट्स मेंटेन करते हैं वो सबसे पहले इस हेडिंग को डाल लें अपनी किताब में। पेपर थर्ड की ये यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी, और इसके अंतर्गत क्या क्या है, परिभाषा क्या है इसकी, जिसे डेफिनेशन कहा जाता है, स्वास्थ्य और चिकित्सा में, हेल्थ में इसका उपयोग क्या है, कृषि में इसका उपयोग क्या है, पशुपालन में क्या है, उद्योग और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में उपयोग। तो बायोटेक्नोलॉजी का जैव प्रौद्योगिकी का पशुपालन में, मतलब स्वास्थ्य चिकित्सा हेल्थ में इसका प्रयोग, कृषि पशुपालन में, उद्योग और पर्यावरण में, सारों में हम प्रयोगों को देखने वाले हैं। पुराने तीनों प्रकार के पेपर सोल्व करने वाले हैं, यूपीएससी, एमपीपीएससी, बाकी पीएससी। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं। जैव प्रौद्योगिकी का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि हम सजीवों का, लाइव जो चीजें हैं उनका हम किस प्रकार से उपयोग करें कि वो मानव के हित में आने लगे। ठीक, सजीवों का या उनसे प्राप्त होने वाले अवयवों का, पदार्थों का विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी की सहायता से मानव हित में उपयोग करना। जैव प्रौद्योगिकी, जैव माने होता है सजीव, और सजीव के अंतर्गत आने वाली सभी चीजें, जिसमें पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी है, मानव भी है। इनका सीधा सा कैसा उपयोग करें हम कि यह विज्ञान की सहायता लो, टेक्नोलॉजी की सहायता लो, तकनीक की सहायता लो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सहायता लो, लेकिन लाभ हो मानव को, लाभ हो समाज को, लाभ हो लोगों को। और ये आपने अगर कर दिया तो ये प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी का मीन ही यही है कि किसी भी आधार पे आपको मानव की सेवा करना है, मानव की सहायता करना है, मानव की हेल्प करना है। ठीक, चाहे संचार प्रौद्योगिकी हो, चाहे ऊर्जा प्रौद्योगिकी हो, चाहे परमाणु प्रौद्योगिकी हो, कोई भी प्रौद्योगिकी। ठीक, मतलब ऊर्जा के ऐसे साधन विकसित करना विज्ञान प्रौद्योगिकी की मदद से जो मानव हित को सर्वोपरि रखें, तो वो आपकी ऊर्जा प्रौद्योगिकी है। सूचना एवं संचार में तकनीक का सहायता करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो संचार प्रौद्योगिकी होती है, जैसे मोबाइल। ठीक, तो समझे क्या प्रौद्योगिकी का एक्चुअल मीन क्या है। प्रौद्योगिकी एक तटस्थ आधार पर चलती है और उसका उद्देश्य रहता है हमेशा सकारात्मक, लेकिन हमेशा एक सकारात्मक पहलू के पीछे नकारात्मक जुड़ा रहता है, जिसका परिणाम क्या होता है कि बनाना तो अच्छा चाहते थे लेकिन बुरा बन गया, लोगों ने दुरुपयोग शुरू कर दिया। जैसे मोबाइल का उपयोग यह था कि आपको सही काम करना था, पर लोगों ने उससे बिना देखे ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। हमने मतलब परमाणु के बारे में जानकारी प्रदान की ताकि हम तत्व को समझ पाए, उत्पत्ति को समझ पाए, पर लोगों ने परमाणु बम भी बना लिया। ठीक, तो हर प्रकार की औद्योगिकी में इस प्रकार के विपरीत प्रभाव देखे गए हैं, लेकिन हम स्टूडेंट के लेवल पे चलेंगे। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, जैव ये सजीवों का
और सजीवों से प्राप्त हुए अवयवों का। तो बात क्या है, क्लियर सजीव का प्रयोग किया जाए। जैसे घोड़ा है, तुमने घोड़े को एक टेक्निकल सेंस लकड़ियों को इस प्रकार से जमाया कि पीछे बनेगी गाड़ी, जैसे बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी कहेंगे या इक्का गाड़ी कहेंगे। तो घोड़ा एक जीव है, एक सजीव है, एक लाइव थिंक है, और उसके पीछे तुमने चार पहिए को, एक पटिए को इस प्रकार से बांध दिया, जोड़ दिया कि टेक्निक मतलब उसमें प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हुआ, उसमें आपने मशीन दिमाग का लगाया। और उसके बाद में वो घोड़ा गाड़ी जो पहले एक बंदे को ले जा सकता था घोड़ा, अब वो चार बंदों को ले जाने लगा। तो ये जैव प्रौद्योगिकी का एक साक्षात और देखता हुआ नमूना है। जैसे बेल है, बेल के पीछे आपने जो है वो एक हल को जोता और उसके बाद आपने उससे कृषि करना शुरू कर दिया। तो जाने अनजाने में किसान ने उस समय भी जैव प्रौद्योगिकी का लाभ लिया, क्योंकि जैव माने बेल और उसकी जो हल की कला है वो प्रौद्योगिकी। लेकिन अब हम एक्चुअल में विज्ञान के युग में हैं, तो इस प्रकार के उदाहरण रहेंगे 8वीं क्लास में और 5वीं क्लास में। तो हमें ये बताना है चेकर को या फिर हमारे सामने विपरीत वाले व्यक्ति को कि जैव प्रौद्योगिकी सर ये तो है ही, ये तो बालक को समझाने योग्य बातें हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका मीन क्या है, सजीव एवं उनसे प्राप्त होने वाले अवयव, सजीव एवं उनसे प्राप्त होने वाले उत्पाद। और जब इसका विज्ञान, तकनीक एवं टेक्नोलॉजी की सहायता से हम मानव हित में प्रयोग करते हैं, तो हम जैव प्रौद्योगिकी का आगे बढ़ाते हैं। तो वो बोलेगा कैसे, जैसे मानव कि कौन सा जीव और क्या उसका उत्पाद, तो हम उसे बताएंगे कि जैसे घोड़े की आंत से हम इस प्रकार का प्रोटीन या इस प्रकार का विटामिन या हार्मोन्स प्राप्त कर सकते हैं जिससे मनुष्य में थकावट कम हो और वो घोड़े की तरह ऊर्जावान रहे। अच्छा, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है जैसे मछली है, तो मछली एक जीवित थिंक है, जीवित वस्तु है, जीवित चीज है। और अगर हम मछली से किसी प्रकार की दवा का निर्माण कर ले, मछली में पाया जाने वाला तेल जो हमें बहुत सारी दवाओं में यूज होता है, तो हमने जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया। सुगर की आंत से निकलने वाला इंसुलिन जो हम सीधा डायबिटिक व्यक्ति को देके उसका जो है वो ग्लूकोज लेवल कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो समझे क्या है कि शुगर के बालों से भी आप ब्रश बना सकते हो, लेकिन इसमें आपने कोई ऐसी विशेष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं किया। आपने बाल तोड़े, उन्हें और एक लकड़ी में बांध के आपने ब्रश बना लिया। लेकिन जब टेक्निक ज्यादा बढ़ी तो उन्होंने उसके अंदर देखा और उससे प्राप्त होने वाले हार्मोन्स को, अवयव, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, जीवाणु, विषाणु, वो इतनी लेवल पे चले गए हैं अंदर कि उन्होंने इसको तकनीक के माध्यम से मानव हित के लिए कर दिया। तो जैव प्रौद्योगिकी में विकास हुआ, तो ये आगे बढ़ा और उसी का परिणाम रहा कि अब आज हम लोग इसे एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं। तो आप ओवरऑल जैव प्रौद्योगिकी समझ चुके हैं कि सजीवों का तथा उनसे प्राप्त हुए पदार्थों का या फिर उनसे प्राप्त होने वाले अवयवों का विज्ञान एवं तकनीक की सहायता से इस प्रकार उपयोग करना जो मानव हित को सर्वोपरि रखे, इसे जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। ये विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें सजीवों का एवं उनसे प्राप्त होने वाले अवयवों का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है जो मानव हित को सर्वोपरि रखते हैं या उनका उपयोग मानव के हित में करना। लास्ट या फाइनल बार बोल देता हूं क्योंकि आप जानते हैं उद्देश्य यही रहता है कि यहीं पे सुन के चले जाए, यहीं से याद कर ले। ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें सजीवों का एवं उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों का विज्ञान एवं तकनीक की माध्यम से इस प्रकार उपयोग करना जिससे मानव का हित हो सके, जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। उदाहरण में जैसे बायोगैस ऊर्जा के लिए काम आता है, ठीक जैसे ये आपका टेस्ट ट्यूब बेबी जो आपने कोशिका, स्टेम सेल कोशिका स्तर पे काम किया आपने। इसके बाद आपका आनुवंशिक बीमारियों के निदान के लिए बहुत सारी चीजें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक, इसमें जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल। इसके अलावा आपकी ये कृषि में हम बहुत सारे उपयोग पढ़ने वाले हैं, तो ऐसे करके आप उसको एक कोई सा भी उदाहरण चिपका दें तो आप समझे जैव प्रौद्योगिकी। अब इसके क्षेत्र बताए हैं इन्होंने, स्वास्थ्य में, कृषि में, उद्योग में, पर्यावरण में। कृषि के साथ पशुपालन ऐड होता है, स्वास्थ्य के साथ चिकित्सा ऐड होती है, उद्योग अपने आप में एक पर्टिकुलर है, पर्यावरण अपने आप में एक पर्टिकुलर है, समझने वाले हैं। तो आप कृषि को सबसे पहले मान के चलें क्योंकि मानव की उत्पत्ति के साथ ही उसके साथ जुड़ जाती है उसकी खाद्यान्न आवश्यकता और कृषि। स्वास्थ्य हम करने वाले हैं, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा है, बहुत बेहतरीन है और कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है। कृषि एक छोटा लेक्चर बनेगा तो मुझे आज ही डिलीवर्ड हो जाएगा। स्वास्थ्य हो सकता है बड़ा बने, 2 दिन लगे, तो हम जो है वो अगला लेक्चर पता नहीं किस दिन आए, तो आप अटक जाओगे। तो आज आप 40-45 मिनट 1 घंटे का जरूर मैंने कृषि को खत्म कर लो। कृषि माने एग्रीकल्चर। तो अब आपको समझना यह है कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग या कृषि को जैव प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार से सहायता प्रदान की है, या जैव प्रौद्योगिकी ने कृषि को किस प्रकार से बढ़ाया है, या जैव प्रौद्योगिकी ने कृषि में किस प्रकार से उन्नति लाई है, क्रांति लाई है। ठीक, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको इससे पहले कुछ भी पता नहीं है, आप बिल्कुल जो है वो खाली दिमाग से यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप सीखने वाले हैं कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग। तो बिल्कुल आपके पास कुछ नहीं है लीड कागज पेन के अलावा, हम शुरू करते हैं। ठीक, तो ये मान के चलते हैं कि सर सबसे पहले कृषि मतलब ये था कि आपने किसी भी पौधे को जमीन पे रोपण किया, किसी भी बीज को आपने जमीन पे फेंका और उस
पे से पौधा उगने लगा, बढ़ने लगा। तो जैव प्रौद्योगिकी ने भी उसी स्टेज पे काम किया। हर स्टेज पे उसने अपने आप को साबित करने के लिए, टेक्नोलॉजी ने, विज्ञान ने हर स्टेज पे अपने आप को साबित किया। तो सबसे पहले होता यह था कि आप एक बीज डालते थे और कुछ बीज पैदा होते थे, मतलब एक पौधा बनता था और लोगों की भूख मिटाता था। लेकिन हुआ क्या कि लगातार जनसंख्या बढ़ने लगी और उत्पादन घटने लगा, बहुत सारी परेशानियां आने लगी। तो लोगों को लगा यार कि इतना करने के बावजूद भी हम पर्याप्त मात्रा में खा नहीं पा रहे हैं, अकाल होता है बार बार। तो विज्ञान ने और वैज्ञानिकों ने सोचना शुरू किया कि क्यों ना इस बीज में ही कुछ ऐसा कर दिया जाए परिवर्तित, जिससे ये 1000 गुना वृद्धि करे। तो इसको हमें याद आती है किसकी? हरित क्रांति की। और हरित क्रांति के जनक भारत में तो आपके MS स्वामीनाथन सर और नॉर्मन बोरलॉग सर जो आपके हैं विश्व में, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। तो उस टाइम ये प्रयोग करते हैं और ये क्या करते हैं, उस बीज को काटते हैं। सारा काम माइक्रो सर्जरी के लेवल पे किया जाएगा, सारा काम DNA पे, कोशिका पे किया जाएगा। क्योंकि मैं घोड़े का इस्तेमाल गाड़ी में करूं तो ये 8वीं क्लास का उदाहरण है, लेकिन हम हैं PSC वाले बच्चे, तो हमें क्या है, जीव और उनसे प्राप्त अवयव, हमें अंदर जाना पड़ेगा कोशिका लेवल पे। ठीक, तो वो करते क्या है कि उस बीज को काटते हैं और उसमें ये देखने और समझने का प्रयास करते हैं कि इस बीज में क्या क्या चीज है जिससे ये उत्पादन करता है। तो उसका वो पूरा DNA जो है वो स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं और ये देखते हैं कि इसमें इस प्रकार का DNA जो है वो इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो वो उस प्रकार के DNA में कुछ ऐसा परिवर्तित कर देते हैं, उसमें से प्लाज्मिड जोड़ देते हैं, कुछ ऐसा प्रोटीन जोड़ देते हैं जिससे वे वहीं पे एक्स्ट्रा उत्पादन, एक्स्ट्रा हार्मोन्स बनाने लगता है। और परिणाम स्वरूप से जैसे ही मिट्टी में पैदा डाला जाता है तो वो 100, 50, 200, 1000 गुना तक वृद्धि कर पाता है। तो उन्होंने उसे एक्चुअल बीज को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। हमने सामान्य गाड़ी खरीदी जो आवाज नहीं करती थी, फिर हम उसे शॉप पे ले जाते हैं और उससे बोलते हैं इसे आवाज करवा, इसको बुलेट बना दे, तो वो उसमें मॉडिफाई कर देता है। लेकिन ये है बाहरी रूप से मॉडिफाई, और इन्होंने किया है जेनेटिकली रूप से मॉडिफाई। तो शब्द हमको मिलता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, GM, और इसी को कहा जाता है GM सीड्स, GM बीज या GM फसल। समझा? तो अब टॉपिक में आप प्रवेश कर चुके हो। बायोटेक्नोलॉजी का कृषि में हम जब प्रयोग देखेंगे तो हम पहले कृषि को समझेंगे। कृषि क्या कहती है कि बीज मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना बीज के कृषि नहीं होगी। सामान्य बीज, सामान्य उत्पादन, तो क्यों ना हम बायो बीज लाएं, बायोटेक्नोलॉजी वाले बीज लाएं। तो उन बीजों का नाम क्या आया, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, GM फसलें, GM बीज। और इसका प्रयोग तो हमने हरित क्रांति में देख भी रखा है। ठीक है सर, आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो उस बीज के द्वारा हमने उगाना शुरू किया। 1000 गुना तो पैदा होता था, लेकिन उसके बाद भी उसमें परेशानी क्या आती थी कि पौधा छोटा रह जाता था। मतलब पौधे को उगने के लिए वातावरण देने के 1000 गुना हो रहा है, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि यार पौधा छोटा है या ज्यादा बड़ा है। मतलब इसके बाद भी हमें इसमें, अगर ये उग गया तो ये बहुत उगेगा, लेकिन फिर भी वो नहीं उग रहा था। आपको आया समझ में? तो हमने फिर दूसरी चीज का सहारा लिया और हमने उसमें उर्वरक की बात की। उर्वरक आप समझ पाते हैं, पौधे की वृद्धि में जो सहायक है। एक तो होता है कीटनाशी, अगर पौधे पे कीट आते हैं तो हम उसे छिड़काव कर देते हैं जिससे कीट भाग जाते हैं या कीट मर जाते हैं, तो वो तो हुआ कीटनाशी। मतलब पौधा जब बड़ा हो जाए तो कोई अगर उसे नुकसान पहुंचाए तो कीटनाशी की आवश्यकता है, कीटों की। लेकिन बढ़ाने के लिए भी तो किसी चीज की आवश्यकता है, पौधे को उर्वरकता भी तो चाहिए। तो उर्वरकता के लिए फिर ये दोबारा प्रयोग करते हैं। तो इससे पहले हम जो है वो गोबर की खाद, अनेक प्रकार की चीजों का उपयोग करते थे, लेकिन अब हमें कुछ ऐसा प्रकार की चीज चाहिए थी जिससे पौधा उगे। तो फिर उन्होंने जैव उर्वरक का प्रयोग किया। ठीक, बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक। तो बहुत कुछ सोचने के बाद उनके समझ में ये आता है कि इससे पहले भी पौधे उगते थे, लेकिन कुछ समय से जो पौधे नहीं उग पा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है। और इसका कारण के रूप में रासायनिक रूप से केमिकल यूरिया आपका चलता है, जिसे NPK बोला जाता है। तो NPK का जो N है नाइट्रोजन, उन्होंने इसी बात पर दिमाग लगाया कि 78% नाइट्रोजन वातावरण में विद्यमान है। इस नाइट्रोजन को अगर हमने पौधे को देना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि नाइट्रोजन की कमी से तो पौधे में दिक्कत ना आए। तो इस प्रकार के बैक्टीरिया की खोज की गई, इस प्रकार के बैक्टीरिया की पहचान की गई जो वातावरण की नाइट्रोजन को पौधे के उपयोग के लायक बना सके। इसे ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। तो उन्होंने किया क्या कि जो वातावरण में नाइट्रोजन पाई जाती है, जो मिट्टी में नाइट्रोजन पाई जाती है, उसको परिवर्तित करने वाले 2 बैक्टीरिया को पकड़ लिया। 2 बैक्टीरिया कौन कौन से निकले? एक तो निकला आपका राइजोबियम और एक निकला आपका एजेटोबैक्टर। ये आपने पढ़ा भी है और सुना भी है, सब आपको पता है, बस मैं तो आपके दरवाजों को खोल रहा हूं। तो राइजोबियम और एजेटोबैक्टर, इन दोनों को इस काम पे लगा दिया। ये इससे पहले भी करते थे, लेकिन ये किसी को पता नहीं था। वो जैसे ही इस बात को समझे तो उन्होंने बता दिया कि दलहनी पौधों की जड़ों में एजेटोबैक्टर
राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है और ये करता क्या है कि वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और पौधे को नाइट्रोजन प्रदान कर देता है, जिससे पौधे में भरपूर मात्रा में वृद्धि होने लगती है, उसकी उर्वरकता बढ़ जाती है। तो आप करें क्या कि जब भी आप दलहनी पौधा लगाएं तो आपका वो पौधा तो बढ़ेगा ही, क्योंकि वो वातावरण से नाइट्रोजन लेके बना लेता है, और उसके बाद आप फसल चक्र को अपना ले और फिर आप गेहूं का पौधा लगा दें। पहले दलहन, फिर खाद्यान्न, फिर दलहन, फिर खाद्यान्न, तो आपकी अगली फसल भी अच्छे से काम कर जाएगी। तो लोगों को ये समझ में आया। तो हम जिस वैज्ञानिक पद्धति के हैं हमको पता सब पहले भी था, लेकिन इन लोगों ने उसको तर्क के साथ प्रस्तुत किया, तो हमने उसे टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया। तो आप जाने क्या, आप समझे क्या कि जैव प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन को उपहार स्वरूप बहुत ही उर्वरकता प्रदान की है, और आपका बीज प्रदान किए, उर्वरकता प्रदान की और कीटनाशक प्रदान किए, और भी बहुत सारा मटेरियल किया। पूरा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे जाके दोबारा आगे आ जाता हूं, क्या है पीछे से मैटर, कि हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। और बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि सजीवों मतलब लाइव एवं उनसे प्राप्त होने वाले अवयवों का विज्ञान, तकनीक एवं प्रौद्योगिकी की मदद से इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि वे मानव हित को सर्वोपरि रखें, तो वो बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में उपयोग, ठीक, ये क्वेश्चन आ सकता है, या किस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी ने कृषि के लिए वरदान का काम किया है, तो हम बताएंगे। न सिर्फ वर्तमान समय से बल्कि भविष्य काल से कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की तकनीकों का उपयोग होता रहा है। जैसे हम केचुओं मतलब वर्मी कल्चर, केचुओं की खेती या फिर जैविक कृषि के रूप में जानते हैं, पर बदलते हुए समय ने प्रत्यक्ष रूप से जैव प्रौद्योगिकी को कृषि में उपयोग हेतु बनाया है। आप ये उसे बता दें कि हम लोग ऐसा नहीं है कि तुम आज ही हमें बता रहे हो, कि न सिर्फ वर्तमान समय से बल्कि प्राचीन काल से कृषि में, एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में जैव प्रौद्योगिकी का या सजीवों का प्रयोग होता रहा है। जैसे कि केचुओं की खेती से वर्मी कल्चर, मिट्टी को धूसर भुरभुरा बना लेना जिससे अच्छे से वो उग जाए, या फिर गोबर की खाद का प्रयोग करना, या फिर जैविक कृषि भी वही है, कार्बनिक का प्रयोग न करते हुए आप सीधा जो है वो बायो कंपोस्ट का प्रयोग करोगे। या चौथी हम बात अगर करें तो सजीव जैसे पशुपालन के माध्यम से कृषि को बढ़ावा देना, तो इस पर लगातार प्रयोग होते रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में आई जैव प्रौद्योगिकी ने प्रत्यक्ष रूप से या फिर यह कहे सरल रूप से कृषि को इस प्रकार से लाभान्वित किया है। और ये पॉइंट कुछ इस प्रकार है, तो एक लाइन तो ऊपर खींचना और नीचे 4 बल्ब लगा लेना, 1 2 3 4। सबसे पहला तो आता है बीज के क्षेत्र में, सीड्स के क्षेत्र में आपने क्या प्रयोग किया, क्या लाभ प्राप्त किए। दूसरा आता है आपका उर्वरक, आपने फर्टिलाइजर के क्षेत्र में, उर्वरक के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी से क्या लाभ प्राप्त किए। तीसरा आता है कीटनाशक, तो कीटनाशक के रूप में आपने जैव प्रौद्योगिकी से क्या प्राप्त किया, पेस्टिसाइड्स जिसे बोला जाता है। चौथा हम कह सकते हैं इसके बाद में आपका खाद्य प्रसंस्करण, क्योंकि कृषि के बाद जो उत्पाद बनता है उसे लंबे समय तक चलाना भी आवश्यक था, तो इसलिए भी हमने जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग शुरू किया। और सबसे लास्ट में आता है पशुपालन भी कृषि का पर्याय है, तो उसमें भी है। तो आई थिंक आप समझ चुके हैं, और जाने से पहले कम से कम मैं 2 बार पूरा रिवीजन करवाने वाला हूं, लेकिन आप एक लाइन करके ऐसे खींच लो, 5 बिंदु बना लें। बीज, सबसे पहले बीज जमीन में बोओगे, फिर इंतजार करोगे ये उगा कि नहीं उगा, तो आप क्या डालोगे, उर्वरक हुआ, उस पर हमला किया कीटों ने, तो फिर आप क्या डालोगे, पेस्टिसाइड्स, मतलब आपका कीटनाशी के बाद में वो पौधा तैयार हो चुका है, पूरा माल निकलेगा, उसको आप डिब्बे में बंद करके आम को कहाँ भेजोगे, विदेश। तो आप ये देखोगे आम खराब ना हो जाए, तो आप उसका क्या करोगे, प्रसंस्करण, उसमें कुछ पाउडर वगैरह छिड़क दोगे। तो प्रसंस्करण, वो सबसे लास्ट में पशुपालन, इसको भी जोड़ेंगे हम कृषि से, एग्रीकल्चर से। तो ओवरऑल मुझे लगता है आप समझ चुके हैं। जल्दी से मेरे साथ आप 25 सेकंड का एक रिवीजन मार लें, जिससे मुझे भी शांति मिले और आप भी यहां तक आ जाए। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, सजीवों का एवं उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों का विज्ञान, तकनीक एवं प्रौद्योगिकी की मदद से इस प्रकार प्रयोग करना कि वे मानव हित को सर्वोपरि रखें, जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। ठीक, ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें सजीवों का एवं उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों को विज्ञान तकनीक की सहायता से मानव हित के लिए अग्रणी किया जाता है, या आगे रखा जाता है। ठीक, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग की हम बात करें तो न सिर्फ वर्तमान काल से बल्कि भविष्य काल से कृषि में जैव संसाधनों का प्रयोग होता रहा है, चाहे जैविक कृषि हो, केंचुओं की खेती हो और गोबर खाद का प्रयोग करना हो, या फिर पशुपालन का कृषि में लाभ लेना हो, या पशुओं का कृषि में प्रयोग करना हो या लाभ लेना हो। ठीक, अब वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जैव प्रौद्योगिकी ने प्रत्यक्ष रूप से कृषि को लाभ दिया है। किन किन क्षेत्रों में, तो इन 5 क्षेत्रों में। सबसे पहले बीज के नीचे आप वहीं पे लिख लेना एग्जाम्पल के रूप में जीएम फसलें, और जीएम फसलें कौन कौन सी, बीटी कपास, बीटी बैगन, ठीक, आपका बीटी कपास, बीटी बैगन, गोल्डन राइस, जीएम सरसों या बीटी सरसों। ठीक, नाम सीधा वहीं पर लिख दो, जो आपने जो बल्ब लटकाए हैं ना उनके नीचे एग्जाम्पल ठोक दो, फिर एक एक चीज को हम दोबारा डिस्क्राइब कर लेंगे। तो जीएम फसलों में आप लिख दें जीएम
बीटी कपास, बीटी बैगन, जीएम सरसों, टमाटर के साथ भी कुछ है मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, और गोल्डन राइस। जैसे ही आप उर्वरक पे आते हैं तो उर्वरक के पास आप लिख दें राइजोबियम एजेटोबैक्टर। ठीक, जैसे ही आप कीटनाशी पे आते हैं तो आप इस पे क्या लिखेंगे, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। बैसिलस थुरिंजिएंसिस क्या है ये, तो ये एक्चुअल में बीटी का फुल फॉर्म है। बीटी जो आपकी है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, इसी का एब्रिविएशन है। और ये एक ऐसा प्रकार का जीवाणु है, ये ऐसे प्रकार का एक जीवाणु है जिसमें हम हस्तक्षेप करने वाले हैं। ठीक, इसी जीवाणु से हम इस प्रकार के जीन को निकालने वाले हैं जो हमारी फसलों के प्रयोग में आने वाला है। ठीक, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, चलते चले। तो आपने क्या लिखा, कीटनाशी, कीटनाशी के पास आपने लिख दिया है बीटी मतलब बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक एक जीवाणु, और नीचे आप लिख दे नीम, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में नीम का तेल या नीम से बनाया हुआ घोल फसलों पे डाला जाता है और इसमें ऐसे प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस या फिर जीवाणु पाए जाते हैं जिससे पूरी फसल को वो संरक्षित कर सकते हैं। तो नीम भी एक इसका उपचार है। और प्रसंस्करण के रूप में अगर आए तो बात करेंगे, जैसे आपका प्रसंस्करण में बहुत सारी चीजें, जैसे सिरका का काम किया जाता है, एसिड का काम किया जाता है, अम्लों का काम किया जाता है, बहुत सारी चीजें प्रसंस्करण में आने वाली हैं। आप मोटे मोटे तौर पे समझ सकते हैं, जैसे अचार से मुरब्बा वगैरह बनाना, चटनी, केचप, टमाटर सॉस वगैरह बनाना, ये आपके ब्रेड्स और ये बेकरी के जितने भी प्रोडक्ट हैं इनको बताना, दही, डिब्बाबंद मांस को संरक्षित करने के लिए कुछ करना, मछलियों वगैरह को संरक्षित करने के लिए करना, तो ये बहुत सारी चीजें प्रसंस्करण में लिख दे। और पशुपालन जो है वो, पशुपालन में हम करेंगे उन्नत किस्म के पशु पैदा करना। ठीक, उन्नत किस्म के पशु पैदा करना, या फिर बिन मौसम या बिन चाहे या अन्य काल में या फिर विपरीत परिस्थितियों में भी पशु को पैदा करना। तो इस प्रकार आप इसमें लिख दें। और जो आपका ये प्रसंस्करण जो है उसमें ये और पॉइंट बढ़ा दें आप, जैसे कि बिन मौसम फल प्राप्त करना। ठीक, सेब का मौसम नहीं है फिर भी सेब को उगा लिया। लंबे समय तक खाद्यान्न को सुरक्षित रखना, तो ये जैव प्रौद्योगिकी में खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आएगा। ठीक, अब आप नीचे आ चुके हैं। तो एक आपने सबसे पहले इंट्रो दिया जिसमें आपने बताया कि न सिर्फ प्राचीन काल से वर्तमान प्राचीन काल से हमने जैविक खेती करी है, कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर आपने क्षेत्र बता दिए उसे 5 के बीज, उर्वरक, कीटनाशी, पशुपालन, प्रसंस्करण, 5 क्षेत्र। उसके बाद में एक एक चीज को हम पकड़ने वाले। तो सबसे पहले आया आपका क्या, जीएम फसलें या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स या बीज। ठीक है, अपनी कहाँ पे इसकी उद्योग, इसका फैक्ट्री तो उज्जैन में भी है ये सीड्स वाली फैक्ट्री। अब आपने ये जाना कि सीड्स में क्या करना है। तो सीड्स का ऐसा है कि आप सबसे पहले तो आप इसका सीधा सा एग्जांपल बता दें कि ये एक प्रकार के जेनेटिकली मॉडिफाइड या आनुवांशिक परिवर्तित, आनुवांशिक संवर्धित बीज होते हैं। और इनमें जैविक स्तर पर, इनमें जेनेटिक स्तर पर, इनमें आनुवांशिक स्तर पर कुछ ऐसा परिवर्तित किया जाता है जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से, जिससे इनमें उत्पादन क्षमता एकाएक बढ़ जाती है। जैसे ही आप लिखोगे जेनेटिकली मॉडिफाइड तो क्या लिखोगे, उसके बाद में जीएम फसलें या जीएम बीज क्या लिखोगे आप, कि ये आनुवांशिक परिवर्तित या ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज हैं जिनमें जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से कुछ ऐसे सकारात्मक परिवर्तन किए गए हैं या जैविक जीन के स्तर पर कुछ ऐसे परिवर्तन किए गए हैं जिससे इनके उत्पादन में एकाएक वृद्धि हुई है। उदाहरण स्वरूप हरित क्रांति को भी देखा गया। और इसके अलावा आपका जो है वो बीटी कपास भी है, बीटी बैगन भी है और गोल्डन राइस भी है। समझे? तो क्या है जीएम फसलें, क्या है आनुवांशिक रूप से परिवर्तित ऐसी फसल या ऐसे बीज जिनमें जैव प्रौद्योगिकी की मदद से जेनेटिक स्तर पर कुछ सकारात्मक परिवर्तन किए गए हैं। ठीक, और इसी का आधार क्या है, आपकी हरित क्रांति। इसी का आधार मतलब आपने पर्टिकुलर जीएम फसलों को लिखा और उसके बाद ये 3 लाइन लिखेंगे, ऐसे बीज जिनमें, ऐसे बीज जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज या ऐसे बीज जिनमें आनुवांशिक स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी की मदद से ऐसे कुछ सकारात्मक परिवर्तन किए गए हैं जिससे इनके उत्पादन में एकाएक वृद्धि हुई। ये जीएम फसलें जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज जीएम सीड्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क्या, हरित क्रांति का उदाहरण, और जीएम सरसों, गोल्डन राइस, और आपके जो भी ये बीटी बैगन वगैरह सब आने लगेगा। ठीक, अब गोल्डन राइस को मैं इसके अंतर्गत आपको बता देता हूं। तो गोल्डन राइस का कॉन्सेप्ट क्या है, आया भी हुआ है मेंस में। गोल्डन राइस, राइस माने चावल, चावल को सब जानते हैं। चावल उगते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। विश्व बड़ा है, जनता ज्यादा है, खाने के लिए दिक्कत थी। चावल उगा, खाए, उगा खाया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 प्रकार की चीजें क्या बढ़ी कि खाने के बाद भी एक तो प्रोटीन की कमी, खाने के बाद भी इंसान का पेट तो भराया लेकिन कुपोषण की स्थिति पैदा होने लगी, भुखमरी की स्थिति पैदा होने लगी, और बहुत ऐसी चीजें निकल के आई कि हमें खाना ना खाना एक सेंस रहा। अंतर क्या है कि हम जो खाते हैं उसका सिर्फ आधार रहेगा पेट भरा जाना और मशीन को चार्ज कर देना।
वो कहते हैं कैलोरी, सरकार कहती है कैलोरी, और वास्तविक चीज भी कैलोरी है। अब अगर हम तुलना करें तो हम लोग जैसे मतलब 4 रोटी खाना, 5 खाना, तुम तो 26 रोटी भी खा लेते हो कभी कभी, 6 रोटी हमने खाई, हमारा पेट भरा, हम मान लेते हैं सब कुछ हो चुका। लेकिन जब यही तुलना हम करते हैं किसी भी विशेष व्यक्ति से, तो वो जूस पीता है, वो खाना नहीं खाता है, और उसका 1 गिलास में काम हो जाता है। उसने कैलोरी बर्न वहां से की, उसने कैलोरी ग्रेन वहां से की, और हमने रोटी खाई और हमें ये लगता है कि पेट तो भरा गया है, लेकिन कैलोरी आई या नहीं आई। तो कभी कभी तो हम अनियंत्रित कैलोरी खा लेते हैं, जिस दिन बाटी बनती है हमारे यहाँ पे, पराठे बनते हैं हमारे यहाँ पे, और कभी कभी हो सकता है कि हम ऐसा कुछ भी खा लें और हम कैलोरी ना ले पाए। तो गेम पूरा क्या निकल के आता है कि आपको पोषक तत्व चाहिए जो आपको कैलोरी दे। तो इन्होंने यही किया कि चावल जो है वो पूरे विश्व को विदित है और सब लोग चावल को खाते हैं, तो इस चावल में कुछ ऐसा सकारात्मक परिवर्तन किया कर दिया जाए जेनेटिक स्तर पर, जिससे ये पोषक तत्व बन जाए, जिससे ये लोगों को कैलोरी भी दे, पोषकता भी दे, प्रोटीन भी दे, विटामिन भी दे, शक्ति भी दे, ताकत भी दे। मतलब ये भुस्सा अकेला ना रहे, खाने के बाद सिर्फ लोगों का पेट ना भरा है, उनमें ऊर्जा भी आए। ठीक है, तो उन्होंने चावल में किया क्या कि इस चावल में उन्होंने जैसे चावल में विटामिन ए को भरने की कोशिश की, चावल में विटामिन ए को इन्होंने डालने का प्रयोग किया, और विटामिन ए को डालने के लिए इन्होंने इसमें 3 जीव, किसी भी एक जैविक संरचना के किसी भी बैक्टीरिया के 3 जीव उठाए, 3 मतलब किसी भी बैक्टीरिया का इन्होंने फाड़ा, उसमें से जो जीन थे उन 3 जीनों को निकाला और उन जीन को आपने चावल के जीन में डाल दिया। दिमाग को खोले, चावल क्या है? चावल एक बीज है। आप ये मानो कि जैसे मैं हूं, ऑब्वियसली बात, मेरा अगर कोई पुत्र है, मेरी पुत्री है, तो वो सजीव है। उसी प्रकार पेड़ है, तो पेड़ का पुत्र क्या है? बीज। आम भी उसके अंतर्गत सजीव आता है। आम को अगर आप काट के, कोई आम से ही तो आम बनेगा दूसरा, मतलब आम में आप अगर जेनेटिकली परिवर्तित करते हो तो ऑब्वियसली बात उसका पेड़ जो होगा वो भी जेनेटिकली परिवर्तित होगा। आम का आपने रंग यहीं पे बदल दिया कि काला कर दिया मैंने, अब इसे, अब इसको लगा दो आप, तो आपका जो पेड़ उगेगा फिर उसमें से जो आम उगेंगे तो वो काले आम उगेंगे। तो उसी प्रकार से इन्होंने क्या किया कि चावल को इन्होंने काटा और 3 प्रकार के, मतलब बैक्टीरिया के अंतर्गत के 3 प्रकार के जीन इन्होंने उठाए। तो एक तो आता है जीन जिसका नाम है क्राई, CRY, एक आता है जिसमें आता है लूसी, ठीक, लकी भी पढ़ा जाता है, लूसी भी पढ़ा जाता है, जो आप पढ़ना चाहे, और एक आता है कल्टल। ठीक, इन 3 प्रकार के जीनों का, इन 3 प्रकार के जीन का ये एक मिश्रण बनाते हैं और सामान्य चावल में ये भर देते हैं। ये सारे काम कहाँ चल रहे हैं? प्रयोगशाला में, इन विट्रो। ठीक, तो इन्होंने चावल को काटा और उसमें 3 जीनों को भर दिया, जिसमें लूसी, लकी और पिस्सी, लकी और, ठीक, PSY, पिस्सी, लकी और कर्टल। तो उस चावल में क्या होगा? भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में विटामिन ए रिजर्व हो चुका, प्रिजर्व हो चुका, संरक्षित हो चुका। अब वो एक चावल विटामिन ए का प्रमुख स्रोत था, और विटामिन ए को हम किस नाम से जानते हैं? रेटिनोल। रेटिनोल का प्रचुर स्रोत हुआ। अब जैसे ही चावल पे ये प्रयोग किया गया तो उस चावल में तो ये ताकत आ गई, शक्ति आ गई कि उसमें विटामिन ए आ गया, वो हल्क बन गया। लेकिन जैसे ही वो हल्क बना तो ऑटोमेटिक उसका रंग परिवर्तित हो गया, और किस रंग का वो हो गया? गोल्डन, पीला, सुनहरा। हल्क तो हुआ था हरा, क्योंकि जैसे ही शक्ति आई तो वो हरा हो गया। इसमें जैसे ही शक्ति आई विटामिन ए तो ये क्या हो गया? ये गोल्डन हो गया। तब आप समझे क्या कि गोल्डन राइस यह एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स है, या जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है, या जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल है। इसमें पिस्सी, जो भी आपका ये जीन है, लकी और कर्टल, इनके जीन को सम्मिश्रण किया जाता है। परिणाम स्वरूप चावल में रेटिनोल की प्रचुर मात्रा उत्पन्न हो जाती है, जो विटामिन ए को संपन्न करती है। या फिर चावल में विटामिन ए भरपूर मात्रा में सुनिश्चित हो जाता है, रेटिनोल की मात्रा बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप चावल का छिलका सुनहरा हो जाता है, चावल की बाहरी कोल सुनहरी हो जाती है। समझा दिया? सरल और सरल इसको कर देता हूं। GM सीड से GM चावल क्या है? गोल्डन राइस क्या है? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल है, जिसमें आनुवांशिक स्तर पर पिस्सी, लकी एवं कर्टल जीन को संश्लेषित, प्रेषित किया जाता है। परिणाम स्वरूप चावल में प्रचुर मात्रा में रेटिनोल की मात्रा, रेटिनोल के पास में कोष्टक में लिख देना विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप चावल सुनहरा हो जाता है। लाभ क्या होगा? तो लाभ ऑब्वियसली बात, कौन सा रोग मिटेगा? कमेंट करके बताना यहाँ पे कौन सा रोग मिटवाने वाले हो तुम। बेरी मिटवाने वाले हो या जीरोप्थेल्मिया मिटवाने वाले हो? आंखों की दृष्टि बढ़ाने वाले हो, रतौंधी बढ़ाने वाले हो, या फिर बेरी करने वाले हो? ये प्री का क्वेश्चन है। मैं आशा करूंगा, मैं चाहूंगा कि तुम इस पर कमेंट करके बता दो कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, और इस वाले चावल को अगर हम खिलाएंगे उस बंदे को तो उसका कौन सा रोग मिटेगा। बेरी,
जीरोप्थेल्मिया, स्कर्वी, मायोपिया, जो भी आपको सही लगे। तो आप समझिए कि एक बेहतरीन सा उदाहरण, हमने सबसे पहले बीज को पकड़ा और बीज में हमने गोल्डन राइस का उसे इतना सारा बता दिया। अब इससे लाभ क्या होगा? तो लाभ क्या होगा भैया? चावल की अत्यधिक उत्पादनता, ठीक, और वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल की अत्यधिक उत्पादनता। तो आप बताएंगे कि भारत की भूमि पर या भारतीय कृषि में अगर जीएम चावल की, गोल्डन राइस की उत्पादनता होती है तो परिणाम स्वरूप इसके लाभ निम्न है। कुपोषण की स्थिति में रहने वाले, बता देना कितने, 94 रुपये थाली आ रही है ना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंतर्गत हम 94 क्रम पे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंतर्गत, विश्व भुखमरी सूचकांक के अंतर्गत भारत 94 नंबर आता है। इस प्रकार के अगर प्रयोग किए जाते हैं तो ये संभावना है कि भारत में भुखमरी का सूचकांक गिरेगा, मतलब सामान्य जन को पोषण उपलब्ध हम करा पाएंगे। दूसरी बात क्या होगा? चावल का भरपूर उत्पादन किसानों की आय में वृद्धि करेगा, ठीक, मतलब भुखमरी से निजात। दूसरी बात किसानों को लाभ। तीसरी बात ये विदेशों में निर्यात, अत्यधिक उत्पादन के माध्यम से हम निर्यात को बढ़ा सकते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होना या आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त होना। तो आप इसको बताएंगे जिससे भुखमरी प्राप्त होगी, समाप्त होगी। दूसरी बात पोषक तत्वों की प्राप्ति, हम खा तो रहे लेकिन भुस्सा खा रहे हैं तो पोषक नहीं हो पाते, तो हष्टपुष्ट वाली बात, तो इससे प्रचुर मात्रा में पोषक तत्वों की प्राप्ति और भुखमरी की समस्या का समाधान होगा। तीसरी बात किसानों की लागत में कमी आएगी या किसानों की आय का स्रोत बढ़ेगा। चौथी बात निर्यात कर विदेशों से आय को अर्जित किया जा सकता है। तो ये आप इसके लाभ बता देना। हानि क्या है? तो हानि नॉर्मल से सर जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है, समय उपरांत इसमें इसका मतलब इसमें कुछ अगर रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, एलर्जी आती है, कुछ परिवर्तन आते हैं तो अगली फसल को नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, आपको इसके लिए निर्भर रहना पड़ेगा विदेशी कंपनियों पर या बाहरी बीजों पे, क्योंकि वो टर्मिनेटर बीज बनाते हैं, नपुंसक बीज बनाते हैं। एक बार तो तुम उगा लोगे, दूसरे वाले जो चावल आएंगे वो तुम खाने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे, उनसे तुम अगली फसल नहीं बो पाओगे। टर्मिनेटर बीज क्या है? एक प्रकार की ऐसी जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज, नपुंसक बीज होते हैं जो प्रथम उत्पादन के उपरांत उत्पादन को शून्य कर देते हैं या अगला उत्पादन नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप आपको पुनः नए उत्पादन करना पड़ता है, ठीक। तो आप इसके लाभ बता चुके हो। लाभ क्या क्या था आपका? पोषक तत्व, भुखमरी, किसान की आय बढ़ाना और विदेशी निर्यात। और हानि क्या थी इसकी कि एक तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो हो सकता है मानव स्वास्थ्य पर इसके गंभीर प्रभाव पड़े, दूरगामी। दूसरी बात आपको हो सकती है कि नपुंसक बीज है तो आय में दिक्कत आएगी, उसे बार बार खरीदना पड़ेगा। और तीसरी बात क्या है कि विदेशी कंपनियों को बाजार देगा, विदेशी कंपनियों का प्रभाव बढ़ेगा। जैसे मॉन्सेंटो और सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार में जो विवाद चला, मॉन्सेंटो और आपकी महाराष्ट्र सीट्स में जो विवाद चलना, तो वो इस प्रकार की चीजों को मार्केट में लाकर अपना एकाधिकार बनाएंगे, दबाव बनाएंगे। आशा है आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। एक बार सुन लो ताकि मुझे शांति मिले। जैव प्रौद्योगिकी क्या है? तो सजीवों का मतलब वैज्ञानिक की एक ऐसी शाखा जिसमें सजीवों का एवं उनसे प्राप्त होने वाले अवयवों का विज्ञान, तकनीक एवं प्रौद्योगिकी की मदद से इस प्रकार प्रयोग करना कि वो मानव हित को सर्वोपरि रखे, जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। अब कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग न सिर्फ वर्तमान समय में बल्कि भविष्य से हम कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते आ रहे हैं। जैसे जैविक कृषि को करना, जैसे केंचुए की खेती द्वारा मिट्टी को उर्वरक बनाना, जैसे गोबर की खाद का प्रयोग करना और कृषि में पशुपालन का प्रयोग करना, ठीक। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में प्रयोग, एक सीड्स या बीज ऐसे करके लाइन खींच के, और एक में बीज, दूसरे में आपने क्या डाला था? जैव उर्वरक, तीसरे में जैव कीटनाशी, चौथे में प्रसंस्करण और पांचवें में पशुपालन। पशुपालन में क्या था? उन्नत किस्म के पशु पैदा करना, ठीक, नई और संकटापन्न पशुओं को पुनः बहाली करना या पुनः वृद्धि करना उनकी संख्या में, ठीक। और खाद्यान्न सुरक्षा, पशुपालन में क्या आप मुर्गी को मानो, लोग खा लेते हैं तो वो भी आपको एक खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करेगी, वो भी देखेंगे। प्रसंस्करण में क्या देखा आपने कि बेमौसम फसलें प्राप्त करना, ठीक। और विदेशों में आप निर्यात कर पाओगे प्रसंस्करण चीजों का, लंबे समय तक सुरक्षित रख पाओगे। आपदा ऐसी स्थिति में भी सर्वजन में आप खाद्यान्न को उपलब्ध, मतलब खाद्य सुरक्षा वही जो है, ठीक, केचप वगैरह लिख देंगे सब। तीन चीजें काम की जो आ रही हैं, क्या है? जैव कीटनाशी, जैव उर्वरक और जैव बीज, जीएम फसलें। उर्वरक में आपने क्या लिखा था? बैसिलस thuringiensis। कीटनाशी में बैसिलस thuringiensis बीटी बैक्टीरिया, और दूसरा आपने लिखा था क्या? नीम का तेल, ठीक। इसमें आपने क्या लिखा था उर्वरक में? तो राइजोबियम एजेटोबैक्टर। तो इसमें आपने लिखा था क्या? जीएम फसलों में जैसे गोल्डन राइस, बीटी कपास, बीटी बैगन और हरित क्रांति। तो आप समझ चुके हो पूरा गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस क्या है? यह एक जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल है जिसमें आनुवांशिक स्तर पर पिस्सी, लक्की और कर्टल नामक जीन का हस्तांतरित किया जाता है। परिणाम स्वरूप प्रचुर मात्रा में विटामिन ए या रेटिनोल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके प्रभाव से चावल अपनी खोल को सुनहरा बना लेता है। इसे ही सुनहरा चावल कहा जाता है, गोल्डन राइस कहा जाता है। और
यह जीरोप्थिल्मिया और रतौंधी जैसे रोगों से मानव की रक्षा करता है। ठीक, आंसर मैंने बता दिया आपको। अब बाद में क्या आता है इसके लाभ, तो इसके लाभ क्या है? भारत जैसे देश में जनसंख्या अधिक, 94 रुपए की थाली बता देना उसको, वो हंगर इंडेक्स, भुखमरी से हम निजात पाएंगे, पोषक तत्वों की भरपूरता होगी, निर्यात में लाभ होगा, किसानों की लागत कम होगी। हानि की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा कि मिक्सचर मतलब अन्य फसलों को नुकसान हो सकता है, स्वास्थ्य पर नुकसान हो सकता है, और कंपनियों के साथ विवाद हो रहे हैं, किसानों को बाद में आर्थिक हानि होगी। बता दें। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे जो बात क्या करता है, उर्वरक। ठीक, हरित क्रांति तो आपने बता ही दी। इसमें जैविक कृषि क्या है? तो सामान्य कृषि मतलब जैविक कृषि क्या है? तो भारत में चलने वाली कृषि पद्धति है, कृषि का एक तरीका है जिसमें भाई या फिर रासायनिक चीजों का प्रयोग न करते हुए कार्बनिक वस्तुओं का उपयोग, कार्बनिक चीजों का या कार्बनिक अवयवों का प्रयोग किया जाता है और फसल को या उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। फ्री लिख ही देना आप, गोबर की खाद और नीम का तेल और केंचुओं का प्रयोग। ठीक, मतलब रासायनिक पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक प्रयोग न करते हुए। सिक्किम जैविक राज्य, इंदौर में आपकी जैविक प्रयोगशाला बनी है, आपको सब पता है। अब आते हैं हम दोबारा जैविक सेकंड वाली टर्म्स पे, जो क्या है आपका उर्वरक। तो उर्वरक का आपको पता है, अगर आप लूसेंट खोलते हो तो आपको दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा आपको राइजोबियम और एक मिलेगा आपको एजोटोबैक्टर। तो राइजोबियम क्या है? राइजोबियम वातावरण में मुक्त नाइट्रोजन को परिवर्तित करके पौधे के उपयोग के लिए बनाने की क्षमता रखता है। एक होता है राइजोबियम, एक होता है एजोटोबैक्टर। राइजोबियम हवा में तैरता है या हवा में पाया जाने वाला या पौधों में पाया जाना एक प्रकार का बैक्टीरिया है, एक प्रकार का जीवाणु है। और ये क्या करता है कि इधर से नाइट्रोजन लेता, होता क्या है, पूरा चक्र चलता है। ठीक, लेकिन हमारे उपयोग में क्या आए? तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो प्रक्रिया है वो उपयोग करने की प्रक्रिया है। ठीक, हम कभी पढ़ेंगे गौर से, जब सीखेंगे कि किस प्रकार से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण उसे अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है, और अमोनिया जो है फिर वो आपका पौधे में उपयोग होता है। और इन सारे परिणामों का प्रयोग आपका जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें जो है वो किस प्रकार से एक मैग्नीशियम का ये वो बना के और प्रकाश संश्लेषण को मदद करेंगे। कभी समझेंगे, जानेंगे अगर मौका मिला तो। लेकिन फिलहाल आप इस पर रहें क्योंकि क्वेश्चन गेन करना है और नंबर गेन करना है। तो आप समझे क्या कि जैव उर्वरक के सीधे दो उदाहरण, पहला निकल के आता है राइजोबियम, दूसरा निकल के आता है एजोटोबैक्टर। इस कॉन्सेप्ट को आप नीचे उतार लें आपका रजिस्टर में, अब इन पे हम लिखने वाले हैं। हेडिंग डालें जैव उर्वरक, उसे डिब्बे में बंद कर दें। नंबर 1 राइजोबियम, बराबर लगा के डैश लगा के लिखें। राइजोबियम क्या है कि वातावरण में पाया जाने वाला एक मुख्य जीवाणु, या फिर राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है जो वातावरण में पाई जाने वाली नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और उसे पौधे के उपयोग के लायक बनाता है। परिणाम स्वरूप दलहनी पौधों में ये पैदावार को बढ़ाता है। ठीक, उसी प्रकार राइजोबियम के बाद में आपका आएगा एजोटोबैक्टर। तो एजोटोबैक्टर क्या है? दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला एक जीवाणु जो मिट्टी में पाई जाने वाली नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे पौधे के उपयोग लायक बनाता है और फसलों में एकाएक वृद्धि करता है। कोई बड़ी बात नहीं, कोई विशेष बात नहीं। राइजोबियम वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे पौधे के उपयोग लायक बनाता है, और एजोटोबैक्टर मिट्टी में पाई जाने वाली दलहनी पौधों में। ठीक, दोनों दलहन का ही काम करेंगे क्योंकि फसल चक्र भी तो चलेगा फिर। तो दलहनी पौधों की जड़ों में पाई जाने वाली नाइट्रोजन का स्थिरीकरण उसे परिवर्तित कर उसे पौधे के उपयोग के लायक बनाते हैं। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, दो बेहतरीन है, काफी है। एक बैकुलो वायरस करके भी आता है, आएंगे धीरे धीरे, लेकिन आप एक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, वो जानेगा कि आप जान चुके हैं चीजों को। 5 नंबर में आप ये दो बातें भी लिखोगे तो 3-3 लाइन आएंगी लगभग। एक फिर आप इंट्रो भी दोगे थोड़ा सा तो, और एक आप फिर कंक्लूजन भी दोगे थोड़ा सा, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा लगभग। अब इसके बाद अगला आता है, ये आप समझिए क्या, सीड्स में गोल्डन राइस हम समझ चुके हैं, उर्वरक में हम राइजोबियम और एजोटोबैक्टर समझ चुके हैं। और तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट है कीटनाशी। तो कीटनाशी क्या है, कीटनाशक क्या है कि पौधा बड़ा होगा, ऑब्वियसली बात, पौधा लहराएगा, चमकेगा, रंगों को बिखेरेगा, खुशबू को बिखेरेगा, सुगंध फैलाएगा, तो कीट आकर्षित होंगे। और कीटों का आना दोनों प्रकार से सफल है, सरल भी है, आए वो, क्योंकि कीट जो है वो पौधे में निषेचन को संपन्न करते हैं, जैसे पौधे में फल बनता है, तितली, मधुमक्खी, भंवरे, बहुत सारी चीज। और कुछ अव्यवस्थित या फिर हस्तक्षेपकारी कीट भी होते हैं जो उसे नुकसान पहुंचाते हैं, हार्ड करते हैं। तो किसान क्या करता है कि बाह्य रूप से कोई भी दवा लेके आता है कड़वी सी, उसे छिड़क देता है, और छिड़कने के बाद में वो कीट जैसे ही उस पौधे को चखते हैं तो वो वहीं पे मर जाते हैं और वो गिर जाते हैं, मिट्टी में समाप्त हो जाते हैं। लेकिन नुकसान क्या होगा कि उस दवा का प्रभाव उस पौधे पे रहेगा आजीवन,
हो सकता है उसके बीज में चली जाए, हो सकता है उसके रस में वो चली जाए, जिसे हम खाएंगे तो हमें भी प्रभाव पड़ेगा। तो बायोटेक्नोलॉजी की ये जिम्मेदारी बनती थी, टेक्नोलॉजी की हमेशा ये जिम्मेदारी बनती है कि वो किस प्रकार से मानव का हित करे। तो उसने यही बड़ा बीड़ा उठाया, उसने बोला कि मैं कुछ ऐसा परिवर्तित कर देता हूं बीज में, पौधे में, जिसकी वजह से कीट आए ना। इंसान को तो खुशबू आए पर कीट को बदबू आए, और उसके बाद भी कीट आ जाए और उसने जैसे ही खाया कुछ भी तो उसे कड़ा लगेगा तो वो भाग जाएगा, दूसरे कीट को बोल देगा वहां मत जाना, उसकी फसल कड़ी है। बहुत अच्छी बात। तो उसने दो प्रकार की चीजें की। पहले भी हमारे किसान जानते थे, वे क्या करते थे कि नीम को मटकों में रख देते थे, नीम की पत्तियों को, और जो भी कुछ उबालना हो या कुछ भी करना हो तो उसका लिक्विड बना लेते थे और बोतल से सब पे छिड़क दिया करते थे। तो लेकिन अब धीरे धीरे कीट भी समझ चुके कि नीम लगे भली कड़ा, लेकिन ये रेसिस्टेंस डेवलप हो गया, उन्होंने लगा ये फायदा करता है, तो वो नीम को पचाना सीख गए। तो फिर टेक्नोलॉजी की बारी आई। टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ये यहाँ पे दोबारा नाम आता है, बीटी, बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु को पकड़ा, उसको काटा, उसका जीन संरचना को, स्ट्रक्चर को समझा, और उसे समझने के बाद उन्हें यह समझ में आया कि इसका जो जीन है जिसका नाम है PS बाय, हम इसे औपचारिक रूप से बोल रहे हैं पिस्सी, इस पिस्सी को निकाल लो। ये बड़ा कड़ा है, ये बड़ा परेशान करता है। इस पिस्सी को तुम चावल में लगा दो, चावल में भी जीन है, या तुम सरसों में लगा दो, या तुम कपास में लगा दो, या तुम बैगन में लगा दो। होगा क्या कि एक जो मैंने बैगन में ये जीन लगाया और फिर उस बैगन को मैंने बोया तो वो बैगन का पौधा पड़ेगा। अब उस बैगन के पौधे में ऑब्वियसली बात बैसिलस थुरिंजिएंसिस का पिस्सी नामक जीन पाया जाएगा। तो इसको जो भी कोई खाने आएगा वो इसको खा नहीं पाएगा, इसकी कड़वाहट के कारण, इसकी दुर्गंध के कारण वो वहीं पे भाग जाएगा, मर जाएगा, और दूसरे से जाकर बोल देगा कि उसको खाना मत। परिणाम स्वरूप कीटों का हमला बच जाएगा। तो आप थोड़े बहुत दिन में देखने वाले हो कि पता नहीं कौन सा एक ऐसा बैक्टीरिया, वायरस, ऐसी दवा आ जाए जिससे आपका ये टिड्डियों का जो हमला है उसको हम रोक पाए, बिल्कुल उसको समाप्त कर पाए। तो हम समझे क्या कि कीटनाशी की हम बात कर रहे हैं, और हमारे पास उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के रूप में क्या है, बीटी मतलब बैसिलस थुरिंजिएंसिस और नीम का तेल। नीचे आपने लिख लिया हेडिंग डाल के जैविक कीटनाशी, और आप बराबर में लिख देंगे क्या, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु के पिस्सी नामक जीन को जब हम सामान्य फसल में या सामान्य बीज में प्रयोग करते हैं, और उसके उपरांत जब वो पौधे के रूप में निर्मित होता है, तो उसमें ऐसे एंडोटॉक्सिन्स पदार्थ पाए जाते हैं जिससे कीटों का हमला उस पर निष्प्रभावी हो जाता है या अप्रभावी हो जाता है। ठीक, तो सामान्यतः पौधों में ऐसे मतलब बैसिलस थुरिंजिएंसिस के पिस्सी नामक जीन का प्रयोग करके हमने कुछ ऐसे एंडोटॉक्सिन्स पौधे विकसित किए जिनमें कीट का हमला अप्रभावी होता है। ठीक, परिणाम स्वरूप कीटों का हमला बंद हो गया, कीटों का अतिक्रमण या हमला बंद होगा, जिससे फसलों में पुनः वृद्धि हुई। ठीक, और इसी का उदाहरण क्या है आपका, बीटी कपास, बीटी बैगन। क्या है बीटी कपास? तो कपास का पौधा है, तो कपास ही है, लेकिन आगे बीटी क्यों जोड़ा? क्योंकि बैसिलस थुरिंजिएंसिस का क्राई नामक जीन हमने सामान्य कपास में लगा दिया और उसका स्ट्रक्चर हमने सजा दिया। अब वो कपास कैसा हो चुका है, बीटी कपास, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास। क्या है, अगर बीटी कपास आपसे कोई पूछे तो ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास है जिसमें बैसिलस थुरिंजिएंसिस का पिस्सी नामक जीन संश्लेषित किया गया है। परिणाम स्वरूप कीटों के हमले को अप्रभावी करता है। जैसे ही कीटों के हमले अप्रभावी हुए, कपास की पैदावार बम्पर। परिणाम स्वरूप पूरा महाराष्ट्र सफेद, पूरा खंडवा खरगोन सफेद। हुआ क्या, जितना ज्यादा कपास होगा उतना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, निर्यात करेंगे, भारत की प्रसिद्धि होगी। दूसरी बात, जितना कपास होगा उतने कपड़े बनेंगे, तो सबके तन पे कपड़ा होगा। यही परिणाम बैगन के साथ होगा। जीएम बैगन क्या है, बीटी बैगन क्या है? तो बैसिलस ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है या बैगन है या खाद्य पदार्थ है, सब्जी है, जिसमें बैसिलस थुरिंजिएंसिस का पिस्सी नामक जीन संश्लेषित किया गया है। परिणाम स्वरूप इसमें कीटनाशी प्रभाव को एंटीटॉक्सिन्स विकसित होते हैं, एंडोटॉक्सिन्स विकसित होते हैं, और ये कीटनाशक प्रभाव उत्पन्न करता है। इससे कीटों का हमला शून्य हो जाता है या समाप्त हो जाता है। परिणाम क्या होगा, अत्यधिक पैदावार उत्पादन किसानों की आय में वृद्धि करेगी, भारत में खाद्यान्न समस्या को सुरक्षित करेगी, आपदा की स्थिति में भी भोजन उपलब्ध कराएगी, और विदेशों में निर्यात करके लोगों को आर्थिक मदद, देश को आर्थिक मदद करेगी। समझ पा रहे हैं? तो ये इसका आपका कॉन्सेप्ट बना। तो आप 3 टॉपिक समझ चुके हो इसी के साथ में। सबसे पहला गोल्डन राइस पूरा हमने खोल के समझा, दूसरा आपका आता है राइजोबियम एजोटोबैक्टर, और तीसरा आपका आता है क्या, ये
बैसिलस थुरिंजियसिस का बीटी कपास, बीटी बैगन। ठीक, अगला इसके बाद आपका आता है क्या, प्रसंस्करण। तो प्रसंस्करण क्या है, ये आपकी यूनिट वैसे भी है फिजिक्स में हमारे 14-19 तक रही है, उसके बाद भी अलग से कहीं दी है शायद इस बार। और प्रसंस्करण का मीन एक्चुअल में क्या है कि लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए उसमें जो विज्ञान तकनीक की मदद से या सामान्य उपचार उसका किया जाता है वो प्रसंस्करण कहलाता है। लंबे समय तक या आपदाग्रस्त, आपदा को तो छोड़ो, लंबे समय तक खाद्यान्न को सुरक्षित करने के लिए उसमें बाह्य रूप से किया गया कोई भी केमिकल काम क्या कहलाता है, प्रसंस्करण। मतलब उसमें आमूलचूल परिवर्तन करना, मात्र एक परिवर्तन करना। जैसे कुछ ना हो तो मछली पे सिर्फ नमक डाल के रख दो जिससे वो ज्यादा समय तक चल जाए। ठीक, अब अंतर क्या है कि छोटे काम तो ऐसे हैं जैसे कि तुम्हें मात्र और मात्र बिल्कुल छोटा काम ऐसे करना है, जैसे भिंडी को तुमने पैक करके रख दिया, वो 2 दिन चल गई, 5 दिन चल गई, लेकिन तुम्हें उसे 6 महीने चलाना है, तो फिर तुम क्या करोगे, उसके कुछ ऐसा, उसमें कुछ ऐसा केमिकल डालोगे, कुछ ऐसे जीव डालोगे। समझ पा रहे हो? वैसे तो बिल्कुल हल्की चीज है ये कि लंबे समय तक, लेकिन अब जैसे आम का अचार है तो हो सकता है 3 साल पुराना हो। घी है जैसे घी माने दूध, दूध माने क्या, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस से तुमने दही बनाया, दही से तुमने लस्सी बनाई और लस्सी को तुमने 4 दिन तक रखा। पनीर, ठीक, चाय की पत्ती इसका सबसे पहला उदाहरण। किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा उन पत्तियों को हम काले कलर में बदल देते हैं, उस पत्ती को हम पीने लायक चाय बना लेते हैं और विदेशों में भेजने लगते हैं। तो आप समझे क्या कि ये प्रसंस्करण की तकनीक है। लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उनमें जैविक रूप से कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए जाते हैं और उन्हें फिर कोल्ड स्टोरेज में, वेयर हाउसेज में, अन्य चीजों में संरक्षित कर दिया जाता है जिससे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में संकट के समय उसका उपयोग कर सके। तो आप प्रसंस्करण को कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा भी पढ़ोगे समझोगे तो समझ जाएगा। फायदे वही हैं इससे, सबको पोषण देना, खाद्य सुरक्षा देना, विदेशों में पहुंचाना, मूल्य स्थिरता को प्रदान करना। वो लास्ट में आता है आपका क्या, पशुपालन। तो पशुपालन का मीन बायोटेक्नोलॉजी में अलग से दिया हुआ है, तो अब इसका एक स्पेशल लेक्चर भी करेंगे जो करीबन 20 मिनट का बने। और मतलब इसका यही निकलेगा कि आप किस प्रकार से किस प्रकार से आप पशुओं में ऊर्जा की वृद्धि करते हो, किस प्रकार से आप पशुओं के उत्पादों को मानव हित में प्रयोग करते हो, किस प्रकार से आप पशु क्षेत्र में वृद्धि करते हो। मतलब पशुओं में भी लाभ हो जाए, मनुष्य को भी लाभ हो जाए और आर्थिक रूप से भी लाभ हो जाए। तो इसके लिए मूल रूप से तो काम क्या किया जाता है, कृत्रिम गर्भाधान। ठीक, आर्टिफिशियल, और गर्भाधान को इंग्लिश में जो भी बोलते हो वो आप सर्च करके लिख लें। कृत्रिम गर्भाधान इसका एक एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, जिसमें होता क्या है कि विदेशों में जो अच्छे किस्म के, अच्छी नस्ल के पशु पाए जाते हैं, हम उनके स्पर्म को हमारे देश में जो भी पशु पाए जाते हैं जीव, उनके साथ सहयोग कराते हैं और अच्छी किस्म के नस्ल के पशुओं को पैदा कर लेते हैं। तो एक तो तरीका क्या होगा कि मैं सीधा विदेश से किसी गाय को यहाँ लेके आऊं और उसको पालूं, लेकिन वातावरण चेंज हो जाएगा, मौसम चेंज हो जाएगा, हो सकता है वो गाय ज्यादा दिन तक ना चल पाए। दूसरा प्रकार ये हो सकता है कि मैं यहीं की किसी गाय को रहने दूं और विदेश से मैं किसी भी प्रकार के गाय या बैल के जो है अवयवों को इस गाय में इंजेक्ट करूं, परिणाम स्वरूप इनकी जो संतान हो वो इसी वातावरण में पैदा हो, पले बढ़े, तो वो ऑब्वियसली बात असली होगी, अच्छी होगी और नई किस्म की, नई नस्ल की उत्पादन अधिक होगा। तो ये जैव प्रौद्योगिकी का एक सबसे सही उदाहरण है, सबसे सरल उदाहरण है। हुआ क्या, जैसे आपने एक चिकन वाला कॉन्सेप्ट बनाया, तो देसी ही मुर्गा होता है, देसी ही मुर्गी होती है, लेकिन खाद्यान्न की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि चिकन का कॉन्सेप्ट आने लगा। आपने मतलब आर्टिफिशियल मुर्गे बनाने लगे, क्लोनिंग वाले बनाने लगे, आपने 50 प्रकार के जो है दूसरी चीजें बनाने लगी। ठीक उसी प्रकार से आप भेड़, समझ पा रहे हैं? तो कृत्रिम गर्भाधान एक प्रक्रिया है जो पशुपालन में बायोटेक्नोलॉजी को आधार बनाकर की गई है, जिसमें होता क्या है कि हम द्रव्य नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन एक शीतित द्रव्य है, उसमें हम उसमें हम एक निश्चित समय तक या फिर एक लंबे समय तक किसी भी प्रकार के पशु का स्पर्म सुरक्षित एवं संरक्षित रख सकते हैं। परिणाम स्वरूप आवश्यकता अनुसार उसे गाय में या अन्य मादा में इंजेक्ट करके उससे पशु को प्राप्त कर सकते हैं। इससे विदेशी नस्ल के पशु हमारे पास प्राप्त होंगे। वो कैसे रहेंगे? हष्टपुष्ट रहेंगे, मोटे ताजे रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा काम में आएंगे। ठीक, तो जो सामान्य बात थी वो तो क्या थी कि तुम्हारे पास बैल है, तुमने एक 4 डंडे वाली गाड़ी बना ली और एक बैलगाड़ी बना के तुम जुताई करने लगे। तो ये 8वीं का उदाहरण है। लेकिन ये प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी बड़ी है, तो बड़ी क्या, तो उन्होंने क्या बोला कि अरे जीव में ताकत कितनी है, तो इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए हम क्या करें कि तुम्हारा बेल जो है वो कम ताकत का है, हमारा बेल ज्यादा ताकत का है, तो एक काम करो हमारे बेल को लेके चले जाओ। अरे कि उससे काम नहीं चलेगा यार, काम नहीं कर पाएगा, तो हम तुम्हारे बेल को पैदा करेंगे हमारी गाय से। तो क्या करें कि आप इसके अवशेष हमें दे दो और हम पैदा कर लेंगे। उन्होंने दे दिया। इसको लाने के लिए द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग किया गया, उसमें रख के हम लाते हैं और यहाँ पे आके
पैदा करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार भेड़ों के साथ होता है, इसी प्रकार मुर्गियों के साथ होता है, अनेक चीजों के साथ ये सारी चीजें प्रक्रियाएं संपन्न कराई जाती हैं। और कृषि का जैव प्रौद्योगिकी में लाभ, कृषि का पशुपालन में लाभ इस प्रकार से ले लिया जाता है। उन्नत किस्म के पशु पैदा करने में, पशुओं में वो पावर हार्मोन्स, मतलब एक तरह से वो जो है शक्तिशाली हार्मोन्स विकसित करने में, लंबे समय तक उन्हें सुरक्षित या संरक्षित रखने में, ठीक, ये जैव प्रौद्योगिकी इस प्रकार से पशुपालन में लाभकारी है, महत्वकारी है और गुणकारी है। तो आप समझे क्या? मैं आशा कर सकता हूं कि आपके दिमाग में जैव प्रौद्योगिकी की लगभग फिल्म बन चुकी है, और वो भी सिर्फ एक सेंस में, कृषि के क्षेत्र में। कृषि के अंतर्गत 5 बातें आती हैं, जिसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, प्रसंस्करण, पशुपालन। ठीक, एक ओवरऑल क्वेश्चन का व्यू अभी हो जाता है कि जैव प्रौद्योगिकी ने कृषि को किस प्रकार से लाभ पहुंचाया है, या जैव प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि को क्या क्या फायदा हुआ है, लाभ हुआ है, अच्छाइयां आई हैं, या जैव प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार से कृषि को बढ़ा दिया है। एग्जाम्पल्स के साथ में आप इसे कर लेंगे और जल्दी से क्वेश्चन को समाप्त करके लेक्चर को हम खत्म कर देंगे। तो क्या आप बताओगे कि सबसे पहले तो कृषि, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन रहा है उसी प्रकार से आंसर को सजाना। अगर वो सीधा पूछे लाभ बताओ तो सीधे लाभ बताने लगना, लेकिन अगर वो घुमा के पूछे तो घुमा के बता देना। तो आप बताना, मैं हमेशा बताता हूं लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसमें तुम्हारा मेरा कुछ नहीं चलेगा। तो हम प्राचीन काल से कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए आ रहे हैं, जिसमें जैविक कृषि और आपके केचुए की खेती जैसे उदाहरण हैं। पर वर्तमान समय में बढ़ती हुई प्रौद्योगिकी ने कृषि में अनेक ऐसे प्रयोग किए हैं जो इस प्रकार से समझे जा सकते हैं। वो फिर आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो, जो भी वो पूछ रहा है। और एक सिंपल बात कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के लाभ, तो आप बताएंगे कि बढ़ती हुई प्रौद्योगिकी ने इस प्रकार से कृषि में लाभ दिए हैं, जैसे कि जीएम फसलों के द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में एकाएक वृद्धि हुई है। ठीक, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में एकाएक वृद्धि हुई है, परिणाम स्वरूप गोल्डन राइस या फिर बीटी कपास या बीटी बैगन। दूसरी बात, खाद्यान्न में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्वों में वृद्धि की गई है। खाद्यान्न उत्पादन में प्रचुर मात्रा में या अधिक मात्रा में पोषक तत्वों में वृद्धि हुई, जैसे गोल्डन राइस विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। 2 बात। तीसरी बात, अत्यधिक उत्पादन ने किसानों पर आर्थिक लाभ को बढ़ाया है। अत्यधिक उत्पादन ने किसानों की आय को बढ़ाया है, सीधा सत्य। दूसरी बात, अत्यधिक उत्पादन के माध्यम से निर्यात संभव हो पाया, जिससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति या सरकार को इससे लाभ हुआ है। चौथी बात। पांचवी, हम अगर बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति 94 है, भुखमरी की स्थिति पे आधार पे है। लेकिन अत्यधिक उत्पादन अगर होता है, भले वो जीएम हो, भले वो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, तो हम भुखमरी की स्थिति से निजात पा सकते हैं। ठीक, और बता सकते हैं, जैसे किसानों, तो समझ चुके हो आप, पोषक तत्व, भुखमरी, आय, निर्यात, आय और विदेशी, ऐसे करके आप एक लक्ष्यदार बढ़िया क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो। ये सारे इसके लाभ हैं, प्रयोग है, ओवरऑल के भी, अलग अलग के भी। हानि की अगर बात करें तो हानि क्या है कि ये बायोटेक्नोलॉजी है, कृषि के आधार पर इसे अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट, सरकार एवं बाहरी कंपनियों में अनेक विवाद उत्पन्न हुए हैं। तो ये बताते हैं कि ये न सिर्फ वर्तमान समय में बल्कि भविष्य में भी अनेक प्रकार की परेशानियां या समस्याएं खड़ी कर सकता है। जैसे आ सकता है नंबर 1, मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, पहली बात। दूसरी, इसकी लागत में लगातार वृद्धि होने की संभावना है। तीसरी बात, विदेशी कंपनियों का भारतीय बाजार पे कब्जा हो सकता है। चौथा हो सकता है अन्य प्रकार की फसलें, उनका इस पर दुष्प्रभाव पड़े, मृदा की पोषक तत्वता या मृदा में किसी प्रकार का नुकसान पड़े। ठीक, सामान्य कृषक इससे परिचित नहीं है, तुम बना लोगे। तो क्वेश्चन को एक लेक्चर की तरह पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो हो सकता है तुम इसको ऐसे सीख जाओ, ऐसे समझ जाओ कि वो कैसे भी घुमा दे और तुम उसको जीत जाओ। वो एक तरीका क्या है कि मैं क्वेश्चन को बच्चों की तरह पढ़ाऊं बोर्ड पे, या बच्चों की तरह तो मैं समझाऊं, रटाऊं, बकवास की बात। एक लाइन को अगर कोई 3 बार बोले, फिर हर शिक्षक, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी गुरुकुल परंपरा का एक माध्यम है, और मतलब मैं किसी का विरोध नहीं करता और सब मेरे लिए आदरणीय है, लेकिन फिर भी मैं दोनों प्रकार से यहाँ पे खड़ा हूँ। एक तो है टीचर इस साइड और एक है स्टूडेंट उस साइड, क्योंकि मैं भी तैयारी करता हूँ, तुम्हें पता है। तो मुझे उस बात पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं संशय आता है कि हम, मतलब टीचर, हम अपने आप को साबित करने के लिए कभी कभी तुम्हारा नुकसान कर देते हैं। मैं हम इसलिए ले रहा हूं ताकि किसी को ऐसा ना लगे मुझसे बोला। हम क्या है, मतलब अपने आप की रोजगार के लिए, भूख के लिए, पेट की आजीविका के लिए, या किसी भी प्रकार से अपने लाभ के लिए तुम्हारे ऊपर शोषण कर देते हैं, हावी हो जाते हैं, और तुम्हारे हितों को हम अहित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। समझ पा रहे हैं? जबकि टीचर की भूमिका यह है कि वह, लेक्चर तो पूरा हो चुका है, आप जा सकते हो। ये तो फालतू की बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि तुम अच्छे लोगों से पढ़ो। लेक्चर पूरा है भैया, जिसको बोरियत हो वो चला जाए। फालतू की बात क्यों है? क्योंकि तुम और भी पढ़ो तो कम से कम तुम कंटेंट उठाओ मार्केट से, ठीक, टाइम पास ना करो।
तो टीचर का काम यह है कि वह अगर अच्छे से अपने काम को करेगा तो ऑब्वियसली बात इस साइड तो ईश्वर उसे देगा, क्योंकि प्रकृति कभी किसी का उधार नहीं रखती। तुम जितना ज्यादा किसी को दो देना बहुत बड़ी बात है भैया। अगर तुम किसी को दैन्य स्थिति में हो, दैन्य मुद्रा में हो, तो ऑब्वियसली बात प्रकृति तुम्हें देगी, भगवान तुम्हें देगा, तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे पास आएगा। लेकिन सब बंदों को यह समझना सामान्य बात नहीं है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि मैं आज को आपको असली बात बता दूं कि आपको किससे पढ़ना है। ठीक, इससे होगा क्या कि पूरी बातों का, फालतू की बातों का सार ये निकलेगा कि क्या कहना क्या चाहता है बंदा, किससे पढ़ना है। तो पढ़ना ऐसे बंदे से है जो तुम्हें समझा दे, कोई भी हो, जाओ यूपीएससी का हो, एमपीपीएससी का हो, 5वीं क्लास का हो, 8वीं क्लास का हो, पहली क्लास का हो, समझा दे कॉन्सेप्ट ऐसा कि नॉर्मल तुमसे बातें करे और तुम्हें ऐसा कुछ देके चला जाए कि दिमाग परिवर्तित हो जाए। अब किससे पढ़े ये कहना तो मतलब बहुत बड़ी बात है, किसको ढूंढेंगे। लेकिन किससे ना पढ़े उसका मैं आपको एक तर्क बता दूं कि जैसे अगर कोई लाइन को 3 बार बोले, भारतीय राजधानी दिल्ली है, भारतीय राजधानी दिल्ली है, भारतीय राजधानी दिल्ली है, ये तरीका नहीं। ऐसे हुआ क्या कि समय पास हुआ, टाइम पास हुआ, सफर पास हुआ और उसने अपना काम तो किया है लेकिन वो डिलीवर्ड नहीं हुआ। मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई पढ़ाने की, आप पढ़ सकते हो। दूसरा इसी का मतलब ये निकल के आता है ऑब्जेक्टिव सोल्व करना। कोई भी बंदा अगर तुम्हें ऑब्जेक्टिव सोल्व करा रहा है तो इसका शुद्ध तात्पर्य यह है कि वो टाइम पास है, सफर पास है और मतलब एक सामान्य प्रक्रिया है। मैं बिल्कुल मतलब इसके पक्ष में नहीं हूं कि मैं कभी भी आऊं और तुम्हें यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव सोल्व कराऊं कि देखो भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, कोलकाता, मथुरा, वृंदावन। बोलो 10 सेकंड का समय है आपके पास, 1 2 3 दिल्ली। देखो दिल्ली कितने लोगों ने आंसर दिया है। इससे टाइम पास। इससे अच्छा किताब में ऑब्जेक्टिव सोल्व, पेपर अगर निकालना है तो हाँ, टाइम पास ही अगर तुम्हें करना है तो वो टाइम पास, तुम टाइम पास, माइनस माइनस मिलके प्लस, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 2 तरीके मुझे जो है वो थोड़े से निराश करते हैं। और इन प्रकार की चीज, ये सबसे मैं आखिरी में क्यों बोलता हूं, क्योंकि यहां तक अगर कोई लेक्चर को सुन के आता है तो मैं 100% उसे मानता हूं कि यार हमारे तार तो जुड़ चुके हैं। ये सबसे लास्ट में बकवास क्यों होती है कि अगर वो यहाँ 1 घंटे तक मुझे झेला है, इसका मतलब यार वो अब कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट के लायक है और अगर मैं उससे ना भी मिलूं तो भी ईश्वर उस पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो फिर मैं चाहता हूं कि यार जो कम से कम मैं करता हूं, जो अच्छे लोग करते हैं, जो अधिकतर मार्केट में उच्च लोग करते हैं, उन चीजों को तुम ग्रहण करो। यहीं से तो सीखोगे तुम, और कौन बताएगा और कब बताएगा। इसके लिए परमानेंट एक लेक्चर लेके आए तो वो तो गलत है। तो इसको यहीं से आप उठा लो। और यहाँ तक पहुंचने वाले बंदे कमेंट जरूर कर दिया करो, क्योंकि पता नहीं क्या है, लेकिन जब से यूट्यूब पे शुरू किया है कोई अगर कहता है कि सर अपने आप में खुशी मिलती है। तो अच्छा है, लेक्चर पूरा हो चुका है। पढ़े, नोट्स बनाए, फोटो करके स्कैन करके भेजें, देखूंगा मैं, पढ़ूंगा, समझूंगा, जानूंगा क्या प्रेजेंटेशन है। और देखें अपने माता पिता को, चेहरों को, ले उनसे आशीर्वाद, कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।